नमस्कार बच्चों, हम जीवीएफ स्कूल के तहत क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। क्लास 8वीं की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं और भूगोल को पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने 7वीं कक्षा पढ़ा, हमने 6ठी कक्षा पढ़ा, में भूगोल में पढ़े। भूगोल में बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा और भूगोल की हर वो दशा को हम समझने की कोशिश की। हर तरीके से हम भूगोल को समझे, पृथ्वी और उसकी सारे संसाधनों को हम समझने का प्रयास किए और इसी तरीके से हम अब कक्षा 8 में पहुंच गए हैं। और कक्षा 8 की वो सारी चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो किताब है ये क्यों महत्वपूर्ण है। जो किताब का नाम है बच्चों, ये है हमारी दुनिया भाग 3। क्लास 6 में हमने भाग 1 पढ़ा था, क्लास 7 में हमने भाग 2 पढ़ा था और क्लास 8 में हम भाग 3 पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम कक्षा 8 पहुंच गए हैं। कक्षा 8 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यहाँ से बोर्ड का एग्ज़ाम है। बच्चों, ये बताइए, हर जगह पे एक ये लोगो रहता है, ये लोगो, इसमें एक सिंह दिखाई देता है, इधर एक, इधर एक, इधर। तो बच्चों, इसका नाम है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, ठीक है। तो बच्चों, इसका नाम है अशोक स्तंभ और ये सारनाथ से लिया गया है, ठीक है ना। नाम है इसका अशोक स्तंभ, तो जाहिर सी बात है जो सम्राट अशोक थे उन्होंने इसको बनवाया था और ये सारनाथ में है। और यहाँ पे जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, ये बच्चों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, निषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये है क्या? तो ये है बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। ये है बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक। तो इस तरीके से अगर कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो हम बोलेंगे अशोक स्तंभ, ठीक है। और बच्चों आगे चलें, ये लाइन लिखी गई है, हर किताब में लिखी जाती है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार सरकार द्वारा ये किताब जो है वो विकसित किया गया है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। हम कहते हैं BTBC, ठीक है ना, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत होती है कोई भी किताब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है ना। फिर कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत यह पाठ्य पुस्तक को निःशुल्क वितरण, क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है। निःशुल्क वितरण किया जाएगा, स्कूलों में किताब इसको दिया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो किताब आपको हाथ में मिली है वो किसके तहत मिली है, तो आप बताना कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो बच्चों, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक बार हमें पढ़ना चाहिए, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कक्षा 7th में मैंने आपको बताया था, वैसे क्लास 8 वाले बच्चों को ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बच्चों, मैं आपको बताऊंगा जो किताब लिखा है उन्होंने इसके बारे में, क्योंकि पुस्तक विकास समिति के द्वारा ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने आपकी किताब को बनाया है।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने डॉक्टर रास बिहारी प्रसाद सिंह जो विभागाध्यक्ष है रास बिहारी सर से मैंने स्वयं पढ़ा है, इनसे मैं स्वयं पढ़ा हूँ, ठीक है ना। ये विभागाध्यक्ष थे भूगोल विभाग में, तो मैं पटना साइंस कॉलेज में था, तो कभी कभी मेरे एक भैया थे वो इसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं उनके पास जाया करता था, ठीक है। तो उनके पास जाने के साथ उस समय ये विभागाध्यक्ष हुआ करते थे, फिर वाइस चांसलर बन गए, फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर रहे, फिर पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन करके ये हैं। तो ये बहुत ही बड़े लोग हैं, ठीक है बच्चों, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आपके लिए शिक्षा, ये जो किताबें बनाए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किताब में हम पढ़ेंगे क्या क्या, क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्लास 8 के तहत क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बच्चों। सबसे पहले इकाई 1 के तहत हम संसाधन पढ़ेंगे। बच्चे एक सवाल है कि संसाधन क्या है। आप बहुत से लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, बैट बॉल खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसमें एक गेंद चाहिए, एक बल्ला चाहिए, ठीक है, एक विकेट चाहिए, ठीक है, विकेट चाहिए, और क्या चाहिए, गेंद हो गया, बल्ला हो गया, विकेट चाहिए, गुल्ली अगर चाहिए गुल्ली चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये बच्चों क्रिकेट खेलने के लिए संसाधन हो गया। अगर आपको पैड वैड पहनना है तो वो अलग बात, हेलमेट पहनना है तो अलग है। तो ये बच्चों ये हो गया संसाधन, ठीक है ना, संसाधन। उसी तरह से हम जी रहे हैं, तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हमें जीने के लिए चाहिए बच्चों हवा, पानी, खाना, ये रहने के लिए चाहिए बच्चों घर, ठीक है। तो ये सभी हो गए संसाधन। तो संसाधन जो होते हैं, ये संसाधन, अगर आप संसाधन को देखें तो संसाधन जो होते हैं ये दो प्रकार से आप बांट सकते हैं इसको। एक हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानवीय, ये संसाधन, ठीक है ना। तो ये संसाधन दो प्रकार के हो गया। तो संसाधनों में हम भूमि को पढ़ेंगे कि भूमि क्या है, भूमि का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस प्रकार की भूमि होती है। सब जगह अलग अलग भूमि होता है, जरूरी नहीं। आप अपने गांव में ही देख लेना, तो आपके गांव में कोई ऐसा जमीन भी होगा जहां पे रबी फसल होता होगा, धान नहीं होता होगा, कहीं कहीं ऐसा होगा जहां गेहूं होता होगा, धान नहीं होगा। तो इस तरीके की भूमि। मृदा एवं जल संसाधन, हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि जल संसाधन हमें कहाँ से मिलता है, जल संसाधन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों को भी पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा मजेदार आएगा। वन एवं वन्य जीव संसाधन, वनों में वन्य जीव रहते हैं, उन वो संसाधन के रूप में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी वन में जैसे लकड़ियां हमें मिलती है, वन में हमें बहुत सारे जीव जंतु ऐसे मिलते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, वनों में बहुत सारे औषधियां मिलती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वन और वन्य जीव किस प्रकार से हमारे लिए एक संसाधन के रूप में है। बच्चों, जब हमारे पास कोई सवारी नहीं हुआ करता था तो हम घोड़े के सहारे, हम बैल के सहारे, हम और ऊंट के सहारे यात्रा करते थे। तो वो भी जो वन्य जीव हैं वो भी एक तरह का संसाधन ही था। अगला हम खनिज संसाधन, अगले चैप्टर में हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन बच्चों, खनिज जैसे पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ें निकाली जाती है, पृथ्वी के अंदर से जो निकाल करके हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके हाथ में या कहीं आपने या अपने घर में आपने माँ को देखा होगा कानों में पहने हुए, नाक में पहने हुए,
तो बच्चों वो खनिज का ही एक रूप है, खनिज संसाधन है। आप रोड पे देखते होगे बोल्डर, घरों में ईंटों के लिए आप देखते होंगे, छत ढलाई के लिए गिट्टी आता होगा, तो वो भी एक खनिज संसाधन ही है। तो हम उन खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा एक संसाधन के रूप में आप घर में पढ़ रहे हैं, बिजली चल रही है, ये भी एक ऊर्जा है। सूर्य है, सूर्य से प्राप्त हो रही है, वो भी एक ऊर्जा है। हम आग के सामने खड़े हैं, वो गर्म हो जा रहे हैं, वो भी एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा, पवन के से ऊर्जा बनती है, पवन ऊर्जा कहलाती है। तो इस प्रकार के तमाम जो स्रोत हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, इस तरह के तमाम चीज़ें हैं हम उनके बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और तमाम चीज़ें होंगी। तो बच्चों हमें क्या करना है कि हमें इन संसाधनों को, हमें इस संसाधन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इकाई 1 में ये बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये संसाधन, ठीक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है संसाधन। इन संसाधनों को हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हम जानेंगे और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिर दूसरा जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के बारे में। आपके गांव में भी कृषि होता है, पश्चिम बंगाल में भी कृषि होता है, पंजाब में भी कृषि होता है। तो भारतीय कृषि किस प्रकार की कृषि है? जैसे बच्चों आप लोग चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, ब्रेड खाते हो, वो कृषि से ही तो निकलता है। लेकिन उसके बाद वो फैक्ट्री में जाता है, गेहूं, हमारा ही गेहूं, फिर हमें है, हमारे पास ब्रेड बनकर आता है तो हमें महंगा मिलता है। तो कृषि किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की कृषि होती है, कब कब कृषि होता है, कृषियों में भी अलग अलग प्रकार हैं बच्चों, तो हम उन्हें जानेंगे, समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आईएएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दौर में यूपीएससी के लिए लोग एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं। बच्चों मैं सीधा कहता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ यही किताबें पढ़ना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। ये भारतीय कृषि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय, आपको पता है जब आप बड़े हो जाओगे ना तो कृषि के आधारित एक अलग प्रकार का ही एग्रीकल्चर से ही आप ना ग्रेजुएशन कर सकते हो। इतना बड़ा एग्रीकल्चर है, इतना बड़ा कृषि का क्षेत्र है, ठीक है। तो कृषि में मृदा सिंचाई, किस प्रकार की सिंचाई होती है, उसके बाद फिर इसको बेचते कैसे हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं। आपको पता है बच्चों, आम का एक पेड़ है, एक आम का वो लगभग 2 लाख रुपए किलो मिलता है। आपको पता है 2 लाख रुपए पर केजी मिलता है, पता है। तो इतनी बढ़िया बढ़िया आम होता है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग वही लंगड़ा, ढेमचा, कलवा, केरवा, ये सब आम खाते रहते हैं, रेगनीवा, माने जो भी लोकल नाम है उसके, ठीक है। तो इस तरह के आम, लेकिन ये जो आम है आप हमें बताना वो कौन सा आम है जो 2 लाख रुपए केजी होता है। बच्चों उसके बाद हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। देखो जब भी हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं या अर्थव्यवस्था से चीज़ें जुड़े होता है तो हम उसमें 3 प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कृषि, खनिज, ये, और दूसरा पढ़ते हैं बच्चों उद्योग, और तीसरा पढ़ते हैं सेवा, ठीक है। इसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम भूगोल को भी यहाँ पढ़ेंगे। लौह इस्पात उद्योग, आप लोग में से लौह इस्पात का हर कोई प्रयोग करता है, हम गाड़ियों में प्रयोग करते हैं, हम तमाम जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। फिर वस्त्र उद्योग, ये देखो वस्त्र ये पहने हुए हैं, इसके उद्योग कहाँ हैं, मशीनें कहाँ है, कहाँ जो टी शर्ट बनाने की कंपनी है वो कहाँ पे है, और ये तमाम उद्योग की इसमें धागे कहाँ से बनते हैं, इसमें बटन कहाँ से बनता है, इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना और प्रौद्योगिकी बच्चों, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग जो है
ये भी अपने आप महत्वपूर्ण है। हम लोग 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे कि आपदा के लिए बचने के लिए हमें सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं हम, ठीक है ना। सूचना और प्रौद्योगिकी का, सूचना जैसे कि समाचार हमें मिलता है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज देखते हो, ठीक है, फेसबुक चलाते हो। बच्चों फेसबुक और ये सब मत चलाओ अभी बच्चों आप इन सब चीज़ों से, ठीक है, बहुत जितना उपयोग हो उतना ही इस्तेमाल करो, मत इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में परिवहन कितने प्रकार से हैं। जैसे हम पैदल चलते हैं, रोड से चलते हैं तो सड़क परिवहन हो गया, ट्रेन से चलते हैं तो रेल परिवहन हो गया, पानी में चलते हैं तो जल परिवहन हो गया, अगर हम वायुयान से चलते हैं तो वायु परिवहन हो गया। तो इन परिवहनों के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि इन परिवहन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, यथार्थ क्या है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम संसाधनों में मानव एक संसाधन है, पता है आपको, भारत सरकार की एक अलग से मिनिस्ट्री है इसकी, ठीक है ना। उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। नहीं बच्चों, एक अलग से मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, जो कि मानव संसाधन मंत्रालय उसको कहते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय लय, ठीक है ना, मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये मिनिस्ट्री है बच्चों, ठीक है ना। मानव संसाधन यानी कि मानव जो हैं, हम अलग अलग लोग हैं। मानव का इस्तेमाल हम मजदूर के रूप में करते हैं, मानव का इस्तेमाल पायलट के रूप में करते हैं, मानव का इस्तेमाल हम डॉक्टर के रूप में करते हैं, मानव का इस्तेमाल हम इंजीनियर के रूप में करते हैं, साइंटिस्ट के रूप में करते हैं, आईएएस ऑफिसर, डीएम जो होता है, आईपीएस जो होता है, एसएसपी जो होता है, ये सभी ह्यूमन रिसोर्स है बच्चों। मोदी जी मानव रिसोर्स हैं, हम मानव रिसोर्स हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप तक चीज़ें पहुंच रही है बच्चों, तो ये ह्यूमन रिसोर्स ही है, ठीक है ना। अगला हम पढ़ेंगे एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन। एशिया जिस भूभाग पर हम रहते हैं और जिस महादेश में हम रहते हैं, जैसे बिहार आप रहते हो, मान लेते हैं आप पटना में रहते हो, ये पटना है, पटना कहाँ है, तो ये बिहार है बच्चों, ठीक है, बिहार है, ठीक है, ये बिहार है। बिहार कहाँ है बच्चों, ये भारत है, और भारत कहाँ है बच्चों, तो भारत एशिया में है, एशिया में है भारत, ठीक है, ठीक है, एशिया का संक्षिप्त। तो आंकड़ों का निरूपण भी पढ़ेंगे और ये तमाम चीज़ें बच्चों, तो ये हमारा है कि इस इकाई के अंतर्गत हम ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, जानेंगे। तो बच्चों हमारे साथ बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। क्लास 8 की ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे संसाधन, ठीक है ना, हम संसाधन से शुरू करेंगे और संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।